आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। नई दिल्ली में सेक्रेटरियों की 5वीं कौमी कॉन्फ्रेंस जारी। वजीर आजम मोदी कॉन्फ्रेंस से कल करेंगे खिताब। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का दिल्ली में इजलास। 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ मुहिम शुरू करने मल्लिकार्जुन खड़गे का ऐलान। मनरेगा में तब्दीली, गरीबों पर हमला। राहुल गांधी ने बगैर मशवरा लेने पर वजीर आजम को बनाया निशाना। दिल्ली में 5,100 खवातीन को दिए गए गैस कनेक्शन। पीएम ने खवातीन की जिंदगी बदल दी, चीफ मिनिस्टर दिल्ली का एहसास। नेतन्याहू का जारिया साल 5वीं मर्तबा दौरे अमेरिका। इस्राएली वज़ीर आज़म कल डोनाल्ड ट्रंप से करेंगे मुलाकात। चौथा एशियंस टेस्ट सिर्फ 2 दिन में खत्म। इंग्लिश की ऑस्ट्रेलिया में 15 बरस बाद पहली टेस्ट कामयाबी। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दिल्ली में जारी चीफ सेक्रेटरियों की 5वीं कौमी कॉन्फ्रेंस की सदारत कर रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस कौमी तरक्की की तरजीहात पर मुनज़्ज़म और पायदार मुकालमे के ज़रिए मरकज़ रियासती शराकत को मजबूत बनाने में एक और अहम संग मील की निशानदेही करती है। 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का मकसद एक मुश्तरका तरक्याती एजेंडे को हतमी शक्ल देना है। यह हिंदुस्तान की आबादी को महज डेमोग्राफिक डिविडेंड के तौर पर देखने से आगे बढ़ने और तालीमी निज़ाम को मजबूत करने, हुनरमंदी के इक़दामात को आगे बढ़ाने और मुल्क भर में मुस्तक़बिल के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा करने के लिए ठोस हिकमत अमली तैयार करके शहरियों को इंसानी सरमाए के तौर पर जगह देने के लिए बाहमी ताउन की बुनियाद रखेगा। वज़ीर आज़म ने कल इस 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह अंजाम दिया था। कॉन्फ्रेंस के तीसरे और आखिरी दिन भी वज़ीर आज़म खिताब करेंगे। मौजूदा सियासी सूरत हाल और हुकूमत के खिलाफ पार्टी के लाहेमल पर गौर करने के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम मीटिंग आज नई दिल्ली में हुई। मीटिंग की सदारत मल्लिकार्जुन खड़गे ने की, जबकि पार्टी के सीनियर लीडरान बशमुल कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और लोकसभा में अपोजिशन लीडर पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस की हुकूमत वाली रियासतों कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश के वज़राए आला ने शिरकत की। इस मौके पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज की CWC मीटिंग में हमने ये अहद लिया कि मनरेगा स्कीम पर हुकूमत के फैसले के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। खड़गे ने कहा कि 5 जनवरी से पूरे मुल्क में मनरेगा बचाओ मुहिम शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम मनरेगा की हर हाल में हिफाजत करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ स्कीम नहीं बल्कि हिंदुस्तान के आइन से मिला काम का हक है। आज की जो CWC की मीटिंग हुई, ये मीटिंग में हमने ये शपथ ग्रहण किया कि मनरेगा योजना को प्रमुख बिंदु बनाकर सारे देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन करने का निर्णय लिया। और उस जो शपथ विधि में हमने 5 बिंदुओं पर अपनी बात रखी कि मैं पूरा पढ़ने से ये अच्छा होगा कि आपको सर्कुलेट किया जाएगा, तो ये अच्छा होगा। सर्कुलेट भी हो गया, हो जाएगा, कर देंगे। हम शपथ लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अग्रणी भूमिका लेते हुए 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ
अभियान की शुरुआत करेगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का हर हाल में रक्षा करेंगे। मनरेगा कोई योजना नहीं बल्कि भारत के संविधान से मिला काम का अधिकार है। हम ये संकल्प लेते हैं कि ग्रामीण मजदूर के सम्मान, रोजगार, मजदूरी और समय पर भुगतान। इस दौरान राहुल गांधी ने मनरेगा स्कीम का नाम बदलने से मुताल्लिक मरकजी हुकूमत के फैसले पर नाराजगी जाहिर की। राहुल गांधी ने मनरेगा सिर्फ एक स्कीम नहीं थी बल्कि ये हुकूक पर मबनी तस्वुर था। राहुल गांधी ने कहा कि इस स्कीम के जरिए मुल्क में करोड़ों लोगों को रोजगार मिल जाता था। कांग्रेस लीडर ने इल्ज़ाम लगाया कि उसके जरिए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने गरीबों पर तबाहकुन हमला किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इक़दाम की मज़ाहमत करेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि मरकज़ी हुकूमत रियासतों से पैसा छीन रही है जिससे मुल्क को नुकसान होगा। इसके अलावा गरीबों को भी नुकसान पहुँचेगा। राहुल गांधी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी काबीना से पूछे बगैर और मामले का मुतालबा किए बगैर ही मनरेगा को तबाह कर दिया। सिर्फ एक योजना नहीं थी, मनरेगा राइट्स बेस्ड कॉन्सेप्ट था। मनरेगा से देश में करोड़ों लोगों को एक मिनिमम वेज मिलती थी, जिसके नीचे जब मनरेगा चालू होता था तो उसी लेवल पर उनको मिनिमम वेज मिल जाती थी। और मनरेगा जो हमारा थर्ड टियर है, पंचायती राज का जो टियर है, उसमें डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, फाइनेंस, सपोर्ट का एक साधन था, मेथड था। तो ये डायरेक्ट राइट्स बेस्ड का जो कॉन्सेप्ट है उस पर आक्रमण है। दूसरी बात, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट्स का जो स्ट्रक्चर है, उस पे भी ये आक्रमण है। ये जो पैसा लिया जा रहा है ये स्टेट से छीनकर सेंटर ले रहा है। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर, कंसंट्रेशन ऑफ फाइनेंस है। इससे देश को नुकसान होगा। इससे जो गरीब जनता है उनको नुकसान होगा, उनको दर्द पहुंचेगा, उनको कष्ट होगा। कांग्रेस लीडर सचिन पायलट ने मनरेगा के नाम की तब्दीली पर जारी तनाज़े के दरमियान बीजेपी हुकूमत की तनकीद का निशाना बनाया। सचिन पायलट ने कहा कि मुल्क में गुज़श्ता 11 बरसों से बीजेपी की हुकूमत है और वो इस दौरान मनरेगा को ख़त्म नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि जब नरेंद्र मोदी वज़ीर-ए-आज़म बने तो उन्होंने अपनी पहली तकरीर में कहा था कि ये यूपीए हुकूमत की तारीख़ी गलती है। उन्होंने कहा कि अब बिहार इंतखाबात ख़त्म होने के बाद इस स्कीम को ख़त्म कर दिया है। सचिन पायलट ने कहा कि स्कीम का नाम बदलना कोई मसला नहीं, ताहम उन्होंने इसके ज़रिए उसकी अहमियत को कम करने की कोशिश की है। बीजेपी की सरकार को 11 साल हो गए हैं केंद्र में शासन में आए हुए, और मुझे याद है प्रधानमंत्री जी का जो पहला भाषण था पार्लियामेंट के अंदर, उस टाइम उन्होंने कहा था कि ये नरेगा की जो योजना है ये यूपीए सरकार की मॉन्यूमेंटल मिस्टेक है, ऐतिहासिक भूल बताया था। तो 11 साल तक तो इस योजना को बंद नहीं कर सके। अब जब बिहार के चुनाव खत्म हो गए, उनको सही मौका लगा। और इशू ये नहीं है कि उन्होंने योजना को क्या नाम दिया है नहीं दिया, इशू ये है कि इन्होंने जो पहले भारत सरकार 90-10 का रेशो था राज्य सरकार के साथ खर्चा वहन करने का, अब 60-40 कर दिया है। पहले ग्राम सभा में ग्राम पंचायत समिति के लोग तय करते थे कहाँ कुआं खुदेगा, कहाँ सड़क बनेगी, कहाँ पे निर्माण होगा। अब उन्होंने कहा केंद्र सरकार ये तय करेगी राजधानी से बैठे हुए कि तमाम गांव पंचायतों में क्या काम हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। अगर गांव का सरपंच प्रधान एक्टिव था तो कोई सीमा नहीं थी, अपने विकास काम के लिए कितनी भी राशि ला सकता था। अब इन्होंने सीमा बांध दी है। तो ये बजट कम करना, केंद्र सरकार की भागीदारी कम करना, जिस योजना को महात्मा गांधी के नाम पे चलाते थे उसका नाम बदल देना, इनकी नियत ये है और कि किसी तरह धीरे धीरे इसको समाप्त कर दिया जाए। और नरेगा एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो लोगों को आर्थिक संबल देता था। जो सबसे गरीब इस देश में ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते थे, उनको अधिकार था, संवैधानिक अधिकार था 100 दिन के रोजगार का। दुनिया में किस
दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने त्यागराज स्टेडियम में मुनक्किदा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के मुस्तफ़ीदीन की एजाज़ी तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए रेखा गुप्ता ने कहा कि आज का दिन मेरे लिए खुशी का दिन है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की हर उस माँ के लिए शुरू की जिसने बरसों तक चूल्हे के आगे बैठकर धुएं में अपनी आँखें और अपने फेफड़े ख़राब कर लिए थे। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना वज़ीर आज़म की जानिब से शुरू करदा वो स्कीम है जिसने मुल्क की हर माँ की ज़िंदगी बदल कर रख दी है। इस मौके पर 5100 ख़वातीन को उज्ज्वला कनेक्शन दिए गए। ये बड़ा खुशी का दिन है। उज्ज्वला वो योजना जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की उस हर मां के लिए शुरू करी जिसने वर्षों तक रसोई में चूल्हे के आगे बैठकर धुएं में अपनी आंखें, अपनी आंतें, अपने फेफड़े खराब कर लिए थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब देखा अपने घर में ही अपनी मां को कि कैसे देश की हर बहन बेटी को यदि लकड़ी और कोयले से चूल्हा जलाना पड़ता है। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो आरएसएस के काम करने के अंदाज के खिलाफ हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं आरएसएस की पॉलिसियों और उनके तरीक़ेकार का मुखालिफ हूँ क्योंकि वो पूरी तरह न आइन को मानते हैं और ना ही मुल्क के कानून को मानते हैं, जबकि वो एक ऐसी तंजीम है जिस पर कोई कानून ही नाफिज नहीं होगा। ताहम कांग्रेस लीडर ने कहा कि वो तंजीम की मुहिम के अंदाज के हामी हैं। स्वयं सेवक संघ की विचारधारा का मैं विरोधी हूँ, क्योंकि ये पूरे तरीके से न तो संविधान को मानते हैं, न देश के कानून को मानते हैं और अपंजीकृत संस्था है जिस पर कोई कानून लागू नहीं होता। लेकिन उनकी संगठन क्षमता का मैं प्रशंसक इसलिए हूँ कि एक ऐसी संस्था जिसका पंजीयन नहीं है वो आज देश में इतनी शक्तिशाली हो गई कि देश के प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं कि ये विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ है। अरे भाई एनजीओ। धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री को हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। हुकूमत के इस फैसले को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कांग्रेस के सीनियर लीडर और छत्तीसगढ़ के साबिक चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने कहा कि वो एक मजहबी शख्सियत नहीं बल्कि बीजेपी के तर्जुमान हैं, जिसकी वजह से उन्हें हवाई जहाज़ भी मिल रहा है और सिक्योरिटी भी मिल रही है। कांग्रेस लीडर ने इल्ज़ाम आयद किया कि बीजेपी कई लोगों की खामोशी से मदद करती थी, लेकिन अब यह खुलेआम हो रहा है। उन्होंने कहा कि इससे कौमी खजाना का भी बेजा इस्तेमाल हो रहा है। भागवताचार्य नहीं है ना, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक है और इसीलिए उनको शासकीय हवाई जहाज मिलता है, उसी कारण से उसको प्रोटोकॉल मिल रहा है और प्रचार अभी तक वही करते रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से बहुत लोगों को चुपचाप कश्मीरी शॉल फरोख्त करने वाले एक शख्स को उत्तराखंड में नस्ली इस्तेहसाल का निशाना बनाया गया। इस पर कांग्रेस के सीनियर लीडर तारिक अनवर ने कहा कि मुल्क में नफरत का जो बीज बोया गया था वो इस दरख्त की शक्ल अख्तियार कर चुका है। तारिक अनवर ने कहा कि गुज़श्ता दिनों क्रिसमस के मौके पर भी हमने देखा कि ईसाई बरादरी को चर्च में घुसकर निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि अब कश्मीरी शॉल फरोख्त करने वाले शख्स के साथ जो किया गया उससे जाहिर होता है कि मुल्क में किस कदर नफरत बढ़ गई है। अब इससे पता चलता है कि जो हमारे यहाँ नफरत की बीज बोई गई है वो पेड़ का रूप धारण कर रही है। कई जगह से ऐसी घटनाओं की खबर आ रही है। अभी जो क्रिसमस के मौके पर जिस प्रकार से क्रिश्चियन परिवार को या क्रिश्चियन जो समुदाय के लोग थे उनको प्रताड़ित किया गया, उनके चर्च में घुसकर हंगामा किया गया, और ये अब एक नई घटना कि अगर वो नॉर्थ ईस्ट का था तो उसको चाइनीज़ कह के उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया और जान ही चली गई उस बेचारे की। तो ये सब कहावत है ना कि जो जिस चीज़ का बीज बोइएगा वही होगा ना। बबूल का पेड़ लगाइएगा तो बबूल होगा, उसमें आम तो पैदा नहीं होगा।
तो हमारी सरकार को सोचना चाहिए, अभी भी सोचना चाहिए, अभी भी उनका जो सोचने और समझने की सलाहियत है वो लगता है कि बिल्कुल ख़त्म हो गई। उन्नाव मदरी केस के मुतासरीन के अहल खाना ने CBI के अफसरान से मुलाकात की और अपनी शिकायत दर्ज कराई। इस मौके पर मुतासरीन के अरकान ख़ानदान ने कहा कि आज हम CBI अहदेदारों से मुलाकात करना चाहते थे, ताहम आज तातील रहने की वजह से उनसे मुलाकात नहीं कर पाए। ताहम उन्होंने कहा कि मातहत अहदेदारों से हमारी शिकायत ले ली है। मैं गई, मैं बैठी 1-1.5 घंटा, उन्होंने बोला कि आज छुट्टी है। हमने कहा मुझे ऑफिसर से मिलना है, बोला छुट्टी आज नहीं मिल पाएंगे, आप मंडे को आइए। लेकिन उनके नीचे के ऑफिसर आके और मेरी एप्लीकेशन को रिसीव कर लिया है और वो बोले हम मंडे को मिलेंगे। कहते में ये कि आईओ ने उनके मेरे साथ गलत किया है, अपोजिट से मिलके और जज साहब से मिलके उसको केस। TMC लीडर अभिषेक बनर्जी ने आज कहा कि इलेक्शन कमीशन को मगरबी बंगाल में इंतखाबी फहरिस्तों के मसवदे की इशाअत के बाद हज़फ किए गए 58.20 लाख नामों में से गैर कानूनी बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की तादाद सामने लानी चाहिए। अभिषेक बनर्जी ने इल्ज़ाम आयद किया कि रियासत में 2021 के असेंबली इंतखाबात में TMC की जीत के बाद से मरकज़ की तरफ से बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस के कौमी जनरल सेक्रेटरी ने यह भी कहा कि उनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ रियासत के लोगों को हिरासा करना है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि इलेक्शन कमीशन BJP और मरकज़ी हुकूमत के इशारों पर काम कर रहा है। To the BJP counterparts, because they are the one who are doing it, and if BJP stays in power, this will continue because this is BJP's way of doing politics. Bengalis have been selectively persecuted on basis of the language they speak, on basis of their eating habits, and this has only happened in BJP ruled states. This cannot be a mere coincidence. It's happening in states like Maharashtra, it's happening in states like Chhattisgarh, it's happening in states like Madhya Pradesh. BJP leaders are looking down upon Bengalis and making mockery of our food habits, demeaning us. BJP लीडर शाज़िया अल्मी ने मगरबी बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को तनकीद का निशाना बनाया। शाज़िया अल्मी ने कहा कि ममता बनर्जी आने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र हर मामले को सियासी रंग देने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को उड़ीसा के लॉ एंड ऑर्डर पर बात करने की ज़रूरत नहीं है, ताहम इसके बावजूद वो उस पर बात करते हुए इंतखाबात से कबल माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं। इस दुखद घटना को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा जो भी बयान दिए गए हैं वो संवेदना नहीं उसमें है, उसमें सिर्फ और सिर्फ घोर राजनीतिक उकसावा है। तथ्य बिल्कुल सबके सामने है, ये एक वहां की कानूनी व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है और कोई भी जो भाषा बोलता है, चाहे वो BJP शासित राज्य में हो कहीं और, कोई भी भाषा बोलना अपराध नहीं है। उड़ीसा में बंगाली, उड़िया, अन्य भाषाओं के लोग रहते हैं और बहुत शांति से रहते हैं। तो इस घटना को बंगाली भाषियों या अत्याचार बताना। नए साल की आमद है, इस सिलसिले में मुल्क भर में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए जा रहे हैं। इस दौरान जम्मू कश्मीर के कटरा में भी नए साल के सिलसिले में हिफाजती इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रूनुमा होने से रोका जा सके। यहाँ गाड़ियों की सख्ती से तलाशी ली जा रही है, जबकि वैष्णो देवी मंदिर आने वाले अकीदतमंदों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए 550 कैमरे नस्ब किए गए। सुरक्षा इंतजाम जो है देखिए, हर एक साल नए साल के शुभारंभ के अवसर पर कटरा में जो व्यवस्था होती है वो बाकी दिनों के मुकाबले हम लोग ज़्यादा बेहतर अरेंजमेंट रखने की कोशिश करते हैं। इस बार कुछ नई चीज़ें भी हम लोगों ने इंट्रोड्यूस की हैं। हुकूमत तालीम पर करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा करती रहती है, ताहम मध्य प्रदेश के स्कूल की हालत ने हुकूमतों के दावों की कलई खोल दी। मध्य प्रदेश के डिंडोरी ज़िला में स्कूली तालीम का मतलब सूरज और हवा का मुकाबला करना है। मेहंदवानी ब्लॉक के नीति टोला के एक प्राइमरी स्कूल में खस्ताहाल इमारत को गिराए जाने के बाद से 30 से ज़्यादा तलबा खुले आसमान तले पढ़ने पर मजबूर हैं। स्कूल का वक्त शुरू होते ही चटाइयाँ ज़मीन पर फैल जाती हैं और दरख्तों के नीचे क्लासेस का इनकाद किया जाता है। बच्चे पढ़ते, गिनते और सुनते हैं और इसके अलावा स्कूल के औकात पर नज़र रखने के लिए घड़ी लकड़ी के ढांचे पर लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक भयानक सड़क हादसा पेश आया जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक तेज़ रफ्तारी के सबब एक कार दरख्त से टकरा गई जिसकी वजह से 4 लोगों की मौत हो गई। इस सिलसिले में सहारनपुर के SSP व्योम बंदल ने मज़ीद तफसीलात से वाकिफ़ कराया।
धर्मशाला में डॉक्टरों की हड़ताल के बाद मुसलसल दूसरे रोज भी सेहत खदमात दरहम बरहम रही। हड़ताल के बाद मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जोनल अस्पताल में मरीज डॉक्टरों की हड़ताल से बेखबर चेकअप के लिए पहुंच रहे थे, लेकिन या तो उन्हें वापस कर दिया गया या इमरजेंसी रूम में टेस्ट करवाने पड़े। गौरतलब है कि डॉक्टरों की एसोसिएशन ने जुमे को एक मरीज पर हमला करने के इल्ज़ाम में आईजीएमसी शिमला से बरतरफ किए गए डॉक्टरों की बहाली का मुतालबा करने के लिए बड़े पैमाने पर छुट्टी का मुतालबा किया था। इसके अलावा गैर मुअय्यना मुद्दत हड़ताल करने का फैसला किया। इसके नतीजे में रियासत भर और ज़िला का कांगड़ा में सेहत के इदारों में अफरा तफरी देखी जा रही है। सुनील भट्ट, एसएमओ इंचार्ज जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला। आज की बात करें तो जिस तरह से जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला की बात करें तो पिछले कल भी डॉक्टर जो है स्ट्राइक पे थे। आज की स्ट्राइक है, क्या वजह और कब ये स्ट्राइक चलने वाला है? बेसिकली ये कल जो मास कैजुअल लीव था हमारे डॉक्टर्स के एसोसिएशन ने दिया था कॉल, जो अनफॉर्चुनेट। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू इतवार को फ्लोरिडा में सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए अमेरिका जाएंगे। ये पुतिन का जारी साल 5वां दौरा अमेरिका होगा। ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब ट्रंप इंतज़ामिया और इलाकाई सालिस हमास के साथ गज़ा जंगबंदी के दूसरे मरहले को आगे बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। दूसरे मरहले में इसराइल को गज़ा से दस्तबरदार होना, हमास की जगह अबूरी अथॉरिटी और बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फ़ोर्स को तैनात किया जाएगा, जिसमें हमास को गैर मुसल्लह करने की तवक्को है, जो कि एक अहम नुक्ता है। नेतन्याहू और ट्रंप के दरमियान ईरान और इसराइल शामिल सिक्योरिटी मुज़ाकरात और लेबनान में इसराइल हिज़्बुल्लाह जंगबंदी समेत इलाकाई मसाइल पर भी बातचीत मुतवक्किल है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान खेला गया चौथा एशियंस टेस्ट सिर्फ 2 दिन में ही ख़त्म हो गया। इंग्लिश टीम को जीत के लिए दूसरी इनिंग्स में 175 रन की ज़रूरत थी, जो उसने 4 विकेट खोकर बना लिए। इंग्लैंड के लिए जैकब बैथल ने सबसे ज़्यादा 40 जबकि जैक क्राउली ने 37 रन बनाए। वाज़ेह के 5 मैचेस की सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया को पहले ही 3-0 की नाकाबिल शिकस्त बरतरी हासिल थी। ताहम सीरीज़ हारने के बावजूद ये इंग्लिश टीम के लिए एक ख़ास जीत है। उसने ऑस्ट्रेलिया में 15 बरस बाद टेस्ट मैच में जीत हासिल की। याद रहे कि मैच के पहले दिन ही दोनों टीमें ऑल आउट हो गई थी, जबकि आज भी जुमला 16 विकेटें गिराई गई। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज़ का 5वां और आखिरी मैच सिडनी में 4 जनवरी से खेला जाएगा। इस दौरान इंग्लैंड के साबिक कप्तान केविन पीटरसन और हिंदुस्तान के साबिक बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने बॉक्सिंग डे टेस्ट सिर्फ 2 दिन में ख़त्म होने पर एतराज़ जताते हुए कहा कि अगर हिंदुस्तानी विकेटों पर स्पिनर्स मुसलसल विकेटें हासिल करते हैं तो इस पर तनकीद की जाती है, तो एमसीजी की विकेट पर किसी को एतराज़ क्यों नहीं हो रहा। पीटरसन ने एक एक्स पर लिखा कि जब भी टेस्ट मैच के पहले दिन विकेटें अंधाधुंध गिरती हैं तो हिंदुस्तान को हमेशा तनकीद का निशाना बनाया जाता है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया को भी ऐसी ही तनकीद का सामना करना पड़ेगा। पीटरसन ने कहा कि इंसाफ सबके लिए एक होना चाहिए। हिंदुस्तान के साबिक बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने कहा कि एमसीजी पिच आम है, ये यकीन करना मुश्किल है कि एशियंस के 4 में से 2 टेस्ट 2 दिन में ख़त्म हुए। तमाम तर हाइप के बावजूद एशियंस टेस्ट सिर्फ 13 दिनों में मुकम्मल हो गए। अफ्रीका के मुतनाज़ा इलाके सोमालीलैंड को इसराइल ने बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम कर लिया है। सोमालीलैंड को तस्लीम करने वाला इसराइल दुनिया का पहला मुल्क बन गया है। इसराइल के इस इक़दाम से सोमालिया ने शदीद रद्दमल का इजहार किया और इसे गैर कानूनी और सोमालिया की खुद मुख्तारी पर हमला करार दिया। आप देखिए तफसीलात, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में वाक़ सोमालीलैंड को इसराइल ने बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम कर लिया है। सोमालीलैंड को तस्लीम करने वाला इसराइल दुनिया का पहला मुल्क बन गया है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इस फैसले का ऐलान किया। सोमालीलैंड की आबादी 30 लाख से ज़्यादा है और इसने 1991 में सोमालिया की मरकज़ी हुकूमत के ख़ात्मे के बाद आज़ादी का ऐलान किया था। ताहम अब तक इसे आलमी सतह पर तस्लीम नहीं किया गया था। इजराइल के इस फैसले पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। सोमालिया ने इसे गैर कानूनी और अपनी खुद मुख्तारी पर हमला करार दिया। मिस्र, टर्की और जिबूती ने भी इस फैसले को मुस्तरद करते हुए सोमालिया की इलाक़ाई सालमियत की हिमायत का अदा किया। अफ्रीकी यूनियन ने भी खबरदार किया है कि ये कदम खित्ते के इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचा सकता है।
इस साल के आगाज में बाज़ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि अमरीकी और इजरायली हुक्काम ने गाज़ा से फ़लस्तीनियों की मुमकिना आबादकारी के मामले पर सोमालीलैंड से राब्ता किया था। ताहम सोमालिया और सोमालीलैंड दोनों ने इन दावों की तरदीद की थी। सोमालीलैंड के लिए ये सफरती सतह पर एक बड़ी पेशरफ्त समझी जा रही है, जबकि बहरे अहमर के करीब वाक़े इस इलाके को सियासी और जुग्राफियाई लिहाज से गैर मामूली हैसियत हासिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।